दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 मई, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में नई पार्टी बनने को लेकर के उठ रही है अफवाहों के बीच प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर के जवाब दिया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कर दिया है कि वे फिलहाल कोई राजनीतिक पार्टी बनाने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के 30 साल के शासन के बाद भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो फिर सबको साथ आना होगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो कुछ भी मेरे पास है आज मैं उसे पूरी तरीके से उसे बिहार के लिए समर्पित कर रहा हूँ। जब बिहार के लोगों से जाकर के मिलना, उनकी बात को समझना और जन स्वराज की परिकल्पना से उन्हें जोड़ना है। आने वाले 4 महीने में बिहार का हित चाहने वाले हजारों लोगों से मिलूंगा। अगर इस मुहिम के तहत बड़ी तादाद में लोग जुड़े और इस तथ्य से सहमत हुए कि प्रदेश की दिशा और दशा बदलने के लिए नई राजनीतिक पार्टी की जरूरत है, तब ऐसा करने का प्रयास किया जाएगा। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही प्रशांत किशोर ने अपना सर्वस्व बिहार को सुरक्षित और विकासशील बनाने के लिए योगदान देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर से वे चंपारण से पदयात्रा निकालेंगे। जब बिहार के लोगों से जाकर के मिलना, उनकी बात को समझना और जन स्वराज की परिकल्पना से उन्हें जोड़ना है। वहीं प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि नीतीश कुमार के रहते हुए बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था पूरी तरीके से खराब और नष्ट हो गई है। प्रशांत किशोर आगे कहा है कि हालांकि नीतीश कुमार के साथ व्यक्तिगत तौर पर मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर मुद्दे पर मैं उनसे सहमत नहीं हूं। दोस्तों बात करते हैं कि लाखों भारतीय किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शायद आप भी इंतजार कर रहे होंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के किसानों को 3 समान किस्तों में 6000 रुपये का वार्षिक नगद रुपये प्रदान करती है। पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच है, तो दूसरी किस्त अगस्त-नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर-मार्च के बीच। 10वीं किस्त नए साल के मौके पर 1 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। देश में बड़ी संख्या में आर्थिक संकट से जूझ रहे किसान का साथ देने के लिए इस योजना के तहत हर साल करोड़ों किसानों को 6000 रुपये दिए जाते हैं। जब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किसानों को पीएम किसान योजना की अगली किस्त का पैसा जल्द भेजा जा सकता है। जब केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर तो अभी पैसे डालने की तारीख की घोषणा नहीं की है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि सरकार 15 मई से पहले इस योजना की 11वीं किस्त खाते में डाल देगी। ये पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार का जर्दालू आम अब वैश्विक हो गया है। जब भागलपुर के जर्दालू आम को बीते दिनों विशिष्ट भौगोलिक पहचान यानी कि जीआई टैग मिली थी, जिसके बाद विश्व बाजार में जर्दालू आम नई पहचान के साथ स्थापित हुआ है। इससे विदेशी बाजारों में जर्दालू आम की मांग बढ़ी है। जब कुल मिलाकर के विदेशी बाजारों में जर्दालू आम को खूब पसंद किया जा रहा है। इस कारण विदेशों से जर्दालू आम की मांग बनी हुई है। असल में जर्दालू आम अपने बेहतरीन स्वाद और सुगंध के लिए पहचाना जाता है। इस कारण पहले भी विदेशों में इसकी मांग थी, लेकिन विशिष्ट भौगोलिक पहचान यानी कि जीआई टैग मिलने के बाद जर्दालू आम के बाजार में बढ़ोतरी हुई है। कई देशों में जर्दालू आम की एडवांस बुकिंग कराना भी शुरू कर दिया गया है। बिहार के जर्दालू आम को देश में भी खूब पसंद किया जाता है। कुछ लोग जर्दालू आम को आमों का राजा कहते हैं, लेकिन इस साल जर्दालू आम की दीवानगी विदेशों में भी है, जिसमें 5 देशों से जर्दालू आम की जबरदस्त मांग बनी हुई है। देशों की इस सूची में ब्रिटेन सबसे ऊपर है। पिछले साल भी ब्रिटेन में जर्दालू आम का निर्यात किया गया था। इस बार भी ब्रिटेन से जबरदस्त मांग है। इसके बाद श्रीलंका, दुबई, बांग्लादेश शामिल है। वही इन देशों के अलावा आधा दर्जन से अधिक देशों में जर्दालू आम का निर्यात करने की संभावना बनी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के हाजीपुर में हैरत अंगेज मामला सामने आया है। शराब तस्करी के इस हाई प्रोफाइल मामले का खुलासा तब हुआ जब गोपालगंज के बरौली में पुलिस ने कर्नाटक नंबर की एक एम्बुलेंस को जांच के दौरान रोका। जब एम्बुलेंस की जांच की गई तब भारी मात्रा में एम्बुलेंस से शराब की खेप मिला है, जिसे देखकर के पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने मौके से एम्बुलेंस के ड्राइवर को पकड़ा। जब पूछताछ के दौरान उसने बताया है कि एम्बुलेंस में शराब की खेप हरियाणा से लेकर के वह चला था, जिसे हाजीपुर में पहुंचना था। गोपालगंज पुलिस शराब की सूचना पर पीछा करते हुए हाजीपुर में उस जगह पर पहुंच गई जहां इस खेप को पहुंचाया जाना था। एम्बुलेंस से बरामद शराब की खेप को देख करके पुलिस भी दंग रह गई।
दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर यानी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट का ऐलान किया है। इस बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट बढ़कर के 4.40% हो गया है। रेपो रेट में बढ़ोतरी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। नीतिगत दरों में बढ़ोतरी से होम लोन, ऑटो लोन समेत सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। आम आदमी पर ईएमआई का बोझ बढ़ जाएगा। आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो और जीआरआर में 0.50% का इजाफा किया है। यह कैश रिजर्व रेशियो 0.5% बढ़कर के 4.50% हो गया है। रिजर्व रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आरबीआई ने अगस्त 2018 के बाद पहली बार दरें बढ़ाई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के अधिकांश इलाके में 2 दिन पहले बारिश हुई, इससे तापमान में गिरावट आई है। बारिश और इसकी वजह से गर्मी से मिली राहत से बिहार के लीची किसान काफ़ी खुश हैं। बिहार की मशहूर शाही लीची के फलों पर लाल रंग विकसित होने लगा है। किसान इस बात से खुश हैं कि बारिश के कारण लीची का रंग और आकार बेहतर होगा, जिससे उनकी कमाई भी बढ़ेगी। हालांकि किसानों को इस वक्त थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि बारिश के बाद कीटों का अटैक बढ़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि किसान समय पर रहते हुए छिड़काव कर दें। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के शाहबाजपुर के किसान ब्रजेश कुमार 2 दिन पहले हुई बारिश से खुश हैं। उनको लगता है कि इस बारिश के बाद लीची रंग और आकार दोनों में बेहतर होगा और अच्छी खासी कमाई भी होगी। पिछले साल लगातार बारिश के कारण काफी हद तक फसल बर्बाद हो गई थी। अंतिम समय में जब लीची की कीमत बाजार में 10 से 15 प्रति लीची हुई थी, सिर्फ तभी ही किसानों की कमाई हो पाई थी। वरिष्ठ फल वैज्ञानिक डॉक्टर एसके सिंह का कहना है कि बारिश लीची किसानों के लिए खुश होने का मौका दे दी गई है, लेकिन इस समय उन्हें अब और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों बात करते हैं कि भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में आजकल सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जब बीते दिनों एक यूट्यूबर ने खेसारी लाल और उनके परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए वीडियो जारी किया था। उस वीडियो को खेसारी लाल यादव ने अपने फेसबुक और ट्विटर पर अपलोड करके सीएम नीतीश कुमार से न्याय की गुहार लगाई थी। इसके साथ ही बिहार पुलिस से भी मदद मांगी थी। इस यूट्यूबर पवन सिंह का फैन बताया था। ये यूट्यूबर हमेशा खेसारी लाल यादव के खिलाफ वीडियो अपलोड करता है। अब इस पूरे विवाद में खेसारी लाल यादव को दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की याद आ गई है। खेसारी लाल यादव ने अपने ट्विटर और फेसबुक पर लिखा है कि आज बिहार पुलिस मेरे साथ वही कर रही है जो कुछ वक्त पहले भाई सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था। ये वही समूह है जिन्होंने अपने मन से एफआईआर करके पूरा नाटक किया, जिनसे इनको राजनीतिक लाभ मिलेगा या फिर मिला है। और आज मुझे हर तरीके से दोहराया जा रहा है। एफआईआर दर्ज भी नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव ने सीएम नीतीश कुमार और बिहार पुलिस को पत्र लिख करके मदद मांगी थी। इसके साथ ही ट्विटर और फेसबुक पर भी लिख करके सीएम नीतीश कुमार और बिहार पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। खेसारी लाल यादव ने लिखा था कि मेरे नीतीश कुमार जी से और बिहार पुलिस से निवेदन है कि इस मानसिक विचित्र और जहरीले इंसान पर एक्शन ले। गाली ही नहीं बल्कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी को रेप की धमकी दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा और ऐसे जहरीले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में युवाओं को कुशल बनाने और उनके विकास के लिए गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार बिहार में 29 आईआईटी संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किया है। यह श्रम संसाधन विभाग की ओर से इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। यह मंत्री जीवेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले युवाओं के विकास में कौशल का होना आवश्यक होता है, जिसको पटल पर लाने के लिए श्रम संसाधन विभाग संकल्पित है, जिससे प्रदेश यानी कि बिहार के युवा अपने कौशल का विकास करके अपने लिए रोजगार और स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। यह मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने बताया है कि आईआईटी संस्थान से प्रशिक्षित युवाओं को देश और विदेश में आसानी से काम मिलेगा। इसी उद्देश्य को करके हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी जिलों के आईटीआई की में समुचित सुविधा के साथ संपूर्ण तकनीकी यंत्रों की व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में 5 मई को यानी कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग जिलों के 29 आईआईटी प्रशिक्षण संस्थान के नवनिर्मित भवनों और छात्रावास का उद्घाटन किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कल कारखानों में ऐसे कई कामगार हैं जिनसे ओवर टाइम के नाम पर 8 घंटे से ज़्यादा काम कराया जाता है, लेकिन अब उन्हें इनकी मेहनत का अलग से लाभ मिलेगा। यह श्रम संसाधन विभाग ने नियमावली बनाई है जिसमें बिहार के निबंधित कल कारखानों में 8 घंटे से ज़्यादा काम करने वाले मजदूरों को अब 2 गुना वेतन देना होगा। इस फैसले से राज्य भर के यानी कि पूरे बिहार के निबंधित 8000 से ज़्यादा कामगारों के 2 लाख से अधिक कामगारों को फायदा मिलेगा। नई नियमावली
नियमावली के मुताबिक 8 घंटे से ज़्यादा काम करने वाले पर कारखाना मालिक को कामगारों को 2 गुना वेतन देना पड़ेगा। ये नियमावली कामगारों और नियोक्ताओं के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए तैयार की गई है। इसमें निर्धारित किया गया है कि निबंधित कारखानों में काम करने वाले कामगारों से तय अवधि में ही काम किया जाए। सप्ताह में एक साप्ताहिक अवकाश को मिलाकर के कामगार को अपने काम के लिए अधिकतम 48 घंटे ही देना होगा। अगर इसके अलावा उनसे काम लिया जाता है तो फिर उसके लिए अलग से उसको वेतन देना होगा, वेतन का भुगतान किया जाएगा। वहीं जिस फैक्ट्री में 500 कामगार होंगे यानी कि मजदूर होंगे, वहां एक सुरक्षा अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी। इससे ज्यादा कामगार होने पर और भी कामगारों की बहाली की जाएगी। यह खतरनाक प्रक्रिया वाले कामगारों में 250 कामगारों पर ही एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इतना ही नहीं, कामगारों में सुरक्षा समिति गठित की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक ऐसी शादी देखने को मिली है जो वाकई बेमिसाल है। या आप भी शादी की पूरी दास्तां को जानेंगे तो खुद को ये कहने से नहीं रोक पाएंगे कि ऐसा न कभी पहले सुना है और न कभी देखा है। यह खबर है बिहार के हाजीपुर से। यहाँ मानवीय संवेदना की एक सच्ची कहानी देखने को मिली है। दरअसल बिहार के हाजीपुर सदर अस्पताल में काम करने वाले एक स्वास्थ्य कर्मी महेंद्र सिंह की शादी कुछ ऐसे हुई है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। हाजीपुर सदर अस्पताल में ओटी असिस्टेंट पर काम करने वाले महेंद्र सिंह ने अस्पताल में इलाज कराने आई एक महिला मरीज से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है। दरअसल 60 साल की महिला मनिका हाजीपुर सदर अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट हुई थी। विधिपुर की रहने वाली मनिका 18 अप्रैल को बर्न इंजरी के बाद अस्पताल में भर्ती कराई गई थी। जहां इलाज के दौरान ओटी असिस्टेंट महेंद्र सिंह ने इस महिला मरीज की खूब देखभाल की। जहां महिला मरीज की स्थिति अच्छी नहीं थी और उसे बस एक बात की ही चिंता सता रही थी कि अगर वह इस दुनिया को छोड़ गई तो फिर कुंवारी बेटी का क्या होगा। इलाज के दौरान महेंद्र के बर्ताव को देख करके मनिका बार बार यही कहती थी कि काश मेरा दामाद तुम्हारे जैसा होता। इलाज के दौरान मनिका महेंद्र से इतने करीब आ गई कि उससे ये भी पूछ लिया कि क्या वह शादीशुदा है या नहीं। तो अपने निधन से पहले मनिका ने ये इच्छा जताई कि वह उसकी बेटी से शादी कर ले। जब मनिका को 5 बेटियां और 1 बेटा है। जब सबसे छोटी बेटी प्रीति से शादी की बात मनिका ने महेंद्र से की थी। इलाज के दौरान ही मनिका की हालात बिगड़ने लगी तो फिर उसने महेंद्र को प्रीति से शादी करने के लिए कहा। जब 2 मई को महेंद्र ने प्रीति से शादी कर ली। जब हाजीपुर के स्थानीय पातालेश्वर नाथ मंदिर में दोनों की शादी हुई और शादी के 2 दिन बाद 4 मई को प्रीति की मां मनिका का निधन हो गया। यह अपने मरीज के साथ मानवीय संवेदना के कारण महेंद्र ने जो पहल की है उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर के मचे बवाल पर घमासान और बढ़ गया है। यह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने बुधवार को एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि अगर लाउड स्पीकर पर अजान नहीं बंद हुआ तो फिर हनुमान चालीसा उससे ज़्यादा आवाज़ में होता रहेगा। जहाँ उन्होंने सबको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी बात रखी। जहाँ मनसे चीफ ने कहा कि जहाँ मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतरेगा वहाँ हनुमान चालीसा होगा। ये धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक विषय है। अगर वे इसे धार्मिक रंग देते हैं तो फिर हमें भी अपने ही अंदाज में जवाब देना पड़ेगा। राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इस मुद्दे पर शांति से बात करना चाहते हैं लेकिन सरकार हमारी बात नहीं समझ रही है। जब हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है इससे उन्हें क्या मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आजान मत करिए, मस्जिद में प्रार्थना मत करिए लेकिन लाउड स्पीकर पर नहीं, और मेरा विरोध भी बस इतना ही है। उन्होंने कहा कि कई जगह हमारे कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया गया है, उन्हें पकड़ा गया है। जो लोग नियम का पालन करवाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है। जब मनसे प्रमुख ने आगे कहा है कि मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि हमें गणपति में सिर्फ 10 दिन की इजाजत मिलती है। उन्होंने कहा है कि मंगलवार को मैंने खत में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से आप 45 से 50 डेसिबल के बीच लाउड स्पीकर चला सकते हैं। ये कोई एक दिन की बात तो नहीं है। अगर लाउड स्पीकर नहीं उतारा तो फिर हमारा विरोध हमेशा चलता ही रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना है तो फिर पूरी तरीके से करना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि कभी अपनी भाषाई सौंधी महक और मिट्टी की खुशबू के लिए जाने जाने वाली भोजपुरी भाषा इन दिनों विवादों में घिर गई है। जब कभी अंगूरी में डसले बिया नगनिया हो और शारदा सिन्हा के गायक गीतों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार हुई भोजपुरी का स्तर लगातार गिरता ही जा रहा है। जब पैसे कमाने की होड़ और सोशल मीडिया पर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ ने भोजपुरी गानों को जातिगत विद्वेष से भर दिया है। अब आनन फानन में हिट और लाइक पाने के लिए छुट भैया गायक
और भोजपुरी की सितारे दिन रात ऐसे गाने बना रहे हैं जिससे सामाजिक स्मृति के बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। इसी बात से चिंतित होकर के खुद कई अश्लील भोजपुरी गाने गाने वाले गायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लेकर के जाति सूचक भोजपुरी गानों के बनाने और फिर गाने पर रोक लगाने की मांग की है। कभी कजरी, ठुमकी और सोहर के बोल भोजपुरी भाषा की मिठास की पहचान होते थे, अब बदलते वक्त में गानों के बोल चोली, हुक, बटम और घाघरा के अलावा जाति सूचक बोल से शुरू होते हैं। हम सबसे पहले आपको बिहार के अलग अलग जातियों के ऊपर बने गानों के कुछ बोल से रूबरू कर रहे हैं। भोजपुरी गानों पर अपनी चिंता जताते हुए वरिष्ठ कवि और भोजपुरी की जानकार पूर्णानंद मिश्रा कहते हैं कि बिहार के हर वर्ग के बुद्धिजीवी इन गानों से व्यथित हैं। यह कोई नहीं चाहता है कि समाज में ऐसा गाना बजे, लेकिन लगातार ऐसे गाने सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो रहे हैं। यूट्यूब पर हिट होने से गायकों की कमाई हो रही है, लेकिन समाज के अंदर धीरे धीरे दुश्मनी सुलग रही है। गाँव की स्थिति और भी खतरनाक है। आपस में मारपीट की घटनाएं बढ़ गई है इन गानों की वजह से। अब तो किसी भी भोजपुरी गाने बजाने के कार्यक्रम में पिस्तौल लेकर के ऐसे जाति सूचक गानों पर तमंचे पर डिस्को चल रहा है। इस पूरे मामले में बिहार के कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा कहते हैं कि उनके पास आज तक इस तरह का मामला नहीं आया है। यदि ऐसा कुछ मामला चल रहा है तो फिर वे ऐसे गानों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे गानों पर प्रतिबंध लगेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि वे खुद मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की अपील करेंगे और बिहार की कला संस्कृति और भोजपुरी को स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे। ये गाने समाज के लिए ठीक भी नहीं हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बुधवार शाम दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। इसके बाद वे अपनी पुत्री राज्यसभा सदस्य डॉक्टर मीसा भारती के आवास पर पहुंच गए हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने बिहार लौटने समेत कई मुद्दे पर बात की है। उन्होंने बताया है कि तबीयत ठीक है, डॉक्टरों ने संयम से रहने की सलाह दी है। लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद पर उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत बात है, देश को टुकड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशांत किशोर पर उन्होंने चुटकी ली है। नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से जाने के कयासों पर उन्होंने विराम लगा दिया है। 22 अप्रैल को ही झारखंड से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई अटकी पड़ी थी। कागजातों के कारण 28 अप्रैल को उनकी रिहाई का आदेश दिया गया। तब एम्स के डॉक्टरों की ही हरी झंडी मिलने का इंतजार था। जब बुधवार को वे भी मिल गई। अब कुछ दिन वे अपने बड़ी पुत्री के आवास पर रहेंगे, जहां पहले भी रह चुकी हैं। इस अवसर पर प्रसन्न मुद्रा में दिखे लालू प्रसाद यादव ने बताया है कि उनकी तबीयत ठीक है। डॉक्टर ने सीमित मात्रा में पानी पीने और संयम रहने से को कहा है। डॉक्टर के अनुसार ही वे रहेंगे। 2 सप्ताह बाद फिर से उनका चेकअप होगा। लालू प्रसाद यादव ने बताया है कि वे 1 सप्ताह बाद पटना जाएंगे। देश में चल रहे हनुमान चालीसा विवाद पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत गलत हो रहा है, देश को टुकड़ा करने का प्रयास है। आप क्यों जा रहे हैं मस्जिद के पास? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो फिर मंदिर में पढ़िए ना, मस्जिद के पास क्यों जाते हैं? लेकिन ये लोग तो इरिटेट कर रहे हैं कि वे लोग रिएक्ट करें और दंगा फसाद हो। ये बहुत खराब बात है। आरजेडी की A to Z की पार्टी बनने और फिर तेजस्वी यादव के परशुराम जयंती में जाने पर उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी बात है। वहां गए और वे लोग सम्मान किए। दोस्तों, बात करते हैं कि शादियों के इस मौसम में शराब के शौकीन कहीं ना कहीं पाबंदी के बावजूद भी जुगाड़ कर लेते हैं। यह शादी के जश्न में शराब पीना बिहार के सारण के एक युवक को भारी पड़ गया। यह सारण जिले से जहरीली शराब का एक और मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक की आंख की रोशनी शराब पीने की वजह से चली गई है। यह युवक का नाम मुकेश ठाकुर है और वह एक सैलून चलाता है। बताया जा रहा है कि मुकेश ठाकुर सोमवार को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। वहीं पर उसने शराब पी और उसके बाद से मुकेश की तबीयत बिगड़ने लगी। जहरीली और मिलावटी शराब पीने की वजह से मुकेश की तबीयत खराब हुई और धीरे धीरे उसकी आंख की रोशनी भी गायब हो गई। जब बाद में उसे पानीपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने मुकेश की हालात को गंभीर देखते हुए छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। छपरा सदर अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों की टीम ने उसकी जांच की और शराब पीने की पुष्टि की। सारण जिले में जहरीली शराब का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी लगातार सारण में जहरीली शराब से हो रही मौतों की खबर आती रहती है, जो आपको केडीबी लैब के माध्यम से भी बताया जाता है। इस बार एक युवक की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर छानबीन के लिए पहुंच गए, लेकिन परिजन पुलिस के सामने कुछ बोलने से बचते नजर आए। हालांकि डॉक्टर का स्पष्ट तौर पर कहना है कि शराब पीने की वजह से ही मुकेश की आंखों की रोशनी चली गई है और वह अभी गंभीर हालात में है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों रुपए के डबल करने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग सक्रिय हो गए हैं। ये महज कुछ ही माह में पैसे को डबल करने का झांसा देकर के ठगी कर रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। मिली जानकारी के अनुसार इस गैंग में मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में कई लोगों से करोड़ों की राशि लेकर के फरार हो गया है और ये लोग दूसरे इलाकों में जाकर के नए लोगों को अपने जाल में फंसाने के अभियान में जुटे हुए हैं। यह गैंग के ठगी के शिकार हुए 45 से ज्यादा लोगों ने अपनी शिकायत पुलिस से की है। इन 45 लोगों से 2 करोड़ से ज्यादा की राशि की ठगी की गई है। कुछ लोगों ने एक ठग को पकड़ करके मुजफ्फरपुर जिला की अहियारपुर पुलिस के हवाले कर दिया है और कार्रवाई की मांग की है। ठगी के शिकार हुए एक युवक ने बताया है कि ठगों ने कमेटी बना करके पैसे जमा करवाया था और 20 महीने में पैसे डबल करने का आश्वासन दिया था। कम समय में रुपए के डबल होने के लोभ में कई लोगों ने मेहनत से कमाई हजारों और लाखों की राशि जमा कर दी और उसके बाद उन्हें पता चला है कि डबल करने के नाम पर उनके साथ ठगी की जा रही है। तो अगर आपको भी ऐसा कोई ऑफर आ रहा है किसी भी की तरफ से, तो फिर आप इनसे बचकर रहें, सतर्क रहें, न तो फिर आपकी गाड़ी कमाई पानी में बह सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के साथ साथ महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। ताजा मामला बिहार के जमुई जिले से सामने आया है। यहां एक कोचिंग छात्रा के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया है। यह लड़की नाबालिग है और उसके साथ 5 लड़कों ने सामूहिक दरिंदगी किया है। बताया जा रहा है कि बुधवार को कोचिंग के लिए निकली पीड़िता को 5 युवकों ने उठा लिया और उसके साथ सामूहिक एक के बाद एक दरिंदगी किया। जब पीड़िता की उम्र लगभग 14 साल बताई जा रही है। घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता अपने घर से कोचिंग में पढ़ने के लिए निकली थी। जब कोचिंग में क्लास करने के बाद वे वापस अपने घर के लिए निकली तो रास्ते में 5 लड़कों ने उसे जबरन उठा लिया। जब पीड़िता को एक जंगली इलाके में ले गए और उनके साथ बारी बारी से दरिंदगी की और इस घटना को अंजाम दिया। जब पीड़िता के मुताबिक गांव के ही रहने वाले एक लड़के ने कोचिंग में उसके साथ छेड़खानी की थी। उसने कोचिंग संचालक से शिकायत की थी कि संचालक ने भरोसा दिया था आगे इस तरह की कोई घटना नहीं होगी, लेकिन शिकायत के बाद आरोपी बदला लिया और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर के पीड़िता को उठा लिया और सामूहिक दरिंदगी किया। जब पीड़िता जब घर लौटी तो फिर उसने अपने परिवार वालों को पूरी घटना बताई। इसके बाद पीड़िता के परिवार वाले तत्काल थाने पहुंचे। दोस्तों बात करते हैं कि सिक्योरिटी रिसर्च ने एक नए ईमेल फिशिंग घोटाले की चेतावनी दी है जो फेसबुक यूजर्स की व्यक्तिगत जानकारी चुरा सकता है। अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में ईमेल सिक्योरिटी फर्म ने खुलासा किया है कि कई फेसबुक यूजर्स को ये दावा करने वाले ईमेल प्राप्त हुए हैं कि यदि कोई समस्या तुरंत हल नहीं हुई तो फिर उनका खाता बंद कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार जालसाज मुख्य रूप से व्यक्तिगत जानकारी जैसे ईमेल पता, पासवर्ड, बर्थ डेट और फेसबुक यूजर्स के अन्य विवरण तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी भी कंपनी के पेजों का प्रबंधन करते हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि इस फिशिंग घोटाले के साथ जालसाज कई फॉर्म फेसबुक पेजों को हाईजैक करने का टारगेट रखते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में स्वास्थ्य अनुदेशकों की 8,386 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार मैट्रिक परीक्षा पास और उसके मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री की योग्यता वाले लोग इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। आपको बता दूं कि शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों के 8,386 पद हैं, जबकि साल 2019 की पात्रता परीक्षा पास की संख्या 3,523 है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मैट्रिक पास भी स्वास्थ्य अनुदेशक बन सकेंगे। खबर के अनुसार विभाग ने अब स्पष्ट कर दिया है कि मैट्रिक पास भी स्वास्थ्य अनुदेशकों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यही योग्यता वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में भी लागू होगी, जहां इससे कई युवाओं को स्वास्थ्य अनुदेशकों के पद पर नौकरी का मौका मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसम विभाग ने बिहार के मधुबनी, औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास समेत 9 जिलों में आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, औरंगाबाद, गया, नवादा और रोहतास में आंधी आने की नजर आ रही है। जहां बिहार के इन जिलों में गरज के साथ साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आज आपको बता दें कि उत्तर बिहार के चंपारण क्षेत्र और शिवहर, मधुबनी, सीतामढ़ी में 8 अप्रैल
अप्रैल तक आंधी पानी और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ खराब मौसम के दौरान लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मौसम में हो रहे बदलावों से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। साथ ही साथ इन जिलों के तापमान में भी गिरावट आएगी। बिहार में पूर्वा हवा भी प्रभावी रहेगी और अप्रैल महीने के तरह हीट वेव की स्थिति बनने के आसार नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार ने छठी से स्नातक की लड़कियों के लिए 1223 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इस पैसे से लड़कियों को कई तरह की योजनाओं का लाभ मिलेगा। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना के तहत इंटर पास होने वाली अविवाहित लड़कियों को 25-25 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। जल्द ही पैसों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत स्नातक पास होने वाली छात्राओं को 50-50 हज़ार रुपये राशि दिए जाएंगे। इसको लेकर के नीतीश सरकार ने 250 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। इन्हें भी जल्द पैसे दिया जाएगा। वहीं छठी से 10वीं तक की लड़कियों को मुख्यमंत्री शताब्दी बालिका पोशाक योजना के तहत पोशाक के लिए 200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इन पैसों से लड़कियों को पोशाक खरीदना होगा। इसको लेकर के सभी जिलों को निर्देश दे दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि सरकार 21 शराब माफियाओं की अवैध संपत्ति को जब्त करेगी। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने 21 शराब माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्त करने के लिए PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव ईडी को भेजा है। जल्द ही इन सभी माफियाओं की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। आपको बता दूं कि भोजपुर के शराब माफिया संजय प्रताप सिंह और उसकी पत्नी किरण देवी सहित कुछ बड़े शराब माफिया की करोड़ों की संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली है। अब और भी शराब माफियाओं की संपत्ति जब्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। झारखंड के बोकारो से गिरफ्तार अनिल कुमार सिंह, बरियातू से गिरफ्तार विपिन कुमार सिंह, कोलकाता से गिरफ्तार राहुल तिवारी, राजेश तिवारी और रमेश तिवारी, गोरखपुर के सचिव कुमार पांडे, पंजाब के पटियाला से निशांत सिंह, हरियाणा के नरेश कुमार, सोमवीर एवं विनोद काली जैसे नाम शामिल है। सरकार जल्द ही इन सभी की संपत्ति को जब्त करेगी। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी में गोबर से CNG गैस तैयार किया जाएगा। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि इनकी शुरुआत बरेली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होगा। आपको बता दूं कि पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह कुछ दिनों गुजरात गए थे, जब वहां उन्होंने इस प्रोजेक्ट की बारियों को समझा और फिर इसे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है। जल्द ही प्रदेश भर में इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है। खबर के अनुसार गोबर से CNG तैयार करने के लिए किसानों से गोबर लिया जाएगा। प्रदेश भर के किसानों से 1.5 रुपये किलो की दर से गोबर की खरीद की जाएगी। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही गोबर बेचे जाने से लोग पशुओं को आवारा नहीं छोड़ेंगे। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने ही बिहार में CNG के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ इससे आम किसानों को भी काफ़ी फायदा होगा। योगी सरकार बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट को राज्य में अलग अलग जिलों में लगाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। तेल कंपनियों ने 6 मई को पेट्रोल और डीजल के रेट जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक बिहार में पेट्रोल डीजल में 4 रुपये और डीजल की कीमत में 3 रुपये की वृद्धि हुई है। बिहार में आज पेट्रोल की कीमत करीब 119 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 103 रुपये प्रति लीटर है। वहीं पटना में पेट्रोल आज 117 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर और डीजल 101 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर है। यहाँ पेट्रोल की कीमत में 88 पैसे और डीजल की कीमत में 83 पैसे की वृद्धि हुई है। आपको बता दूं कि देश की 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL, BPCL और IOC प्रतिदिन यानी कि हर दिन सुबह 6 बजे के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत रिवाइज करती है। नई दर की जानकारी इन तेल कंपनियों की वेबसाइट से ली जा सकती है। इसके अलावा मोबाइल फोन पर SMS के जरिए भी पेट्रोल और डीजल के दाम चेक किए जा सकते हैं। जहां आपके शहर में पेट्रोल पंप का कोड इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैसेज भेजने के बाद आपको पेट्रोल और डीजल के ताज़ा दाम भेजे जाएंगे। इसी प्रकार BPCL के ग्राहक भी अपने मोबाइल से RSP टाइप करके 9223112222 पर SMS भेज सकते हैं। वहीं HPCL के ग्राहक HP प्राइस लेकर के 9222221122 पर SMS कर सकते हैं। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के बक्सर से आ रही है, जहां गंगा में एक साथ
5 शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। एक साथ 5 शवों के मिलने की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन महकमे में हरकत मच गया है। जहां 5 शव बक्सर के बाबा घाट से बरामद हुए हैं। जब मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। एक साथ 5 लोगों के शव गंगा नदी से मिलने की खबर फैलते ही लोगों की भीड़ गंगा घाट पर जमा हो गई। जब पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि सुबह जब लोग टहलने के लिए गंगा घाट की तरफ गए तो फिर एक साथ 5 लोगों के शव को देख करके उनके होश उड़ गए। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से सभी शव को गंगा नदी से बाहर निकाला। फिलहाल मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। मृतकों में एक महिला जबकि 4 पुरुष शामिल है। गंगा में एक साथ 5 शव कहां से आए हैं ये अभी पहेली बनी हुई है। आपको बता दूं कि पिछले साल कोरोना के समय में मई महीने में महादेव घाट पर गंगा से एक साथ कई शव मिलने से हरकत मच गया था। इस बार भी बिना कोरोना के ही ये शव मिल रहे हैं। बड़ी आश्चर्यजनक की बात है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गंभीर आपराधिक मामले में संलिप्त अभियुक्तों के साथ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों को धर दबोचने के लिए ऑपरेशन प्रहार लगाए जा रहे हैं। इसके आधार पर पुलिस ने अप्रैल में 8,859 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें हत्या की कोशिश, पुलिस पर हमले और दूसरे संगीन मामले से जुड़े अपराधी शामिल है। वही एंटी टिकर टास्क फोर्स की भी एक्टिव मोड पर है और बड़े पैमाने पर शराब की बरामद की है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किए गए आदेश के बाद गंभीर आपराधिक घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों को पकड़ने के लिए जिला स्तर पर 67 वज्र टीम का गठन किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के हाजीपुर के रहने वाले ऋतिक आनंद ने ब्राजील में तिरंगा फहरा दिया है। जहां उन्होंने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीत करके देश का नाम रोशन किया है। जब ऋतिक ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत करके तिरंगा फहराया है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में टीम इवेंट में भी पहला स्वर्ण पदक हासिल किया है। इस मैच में ब्राजील, चीन, टर्की, फ्रांस को हराने के बाद फाइनल मैच में जापान को हरा करके ऋतिक आनंद ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। जीत की खबर सुनते ही ऋतिक आनंद के घर पर जश्न का माहौल है। दोस्तों बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अचानक से सुर्खियों में हैं। बिहार आने के बाद प्रशांत किशोर ने जब जन सूरज जलाने की बात कही तो फिर उसके बाद ये माना जा रहा है कि पीके की कोई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पीके के इस दाव को लेकर के बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। जहाँ तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आने लगी है, लेकिन प्रशांत किशोर के साथ 2015 के विधानसभा चुनाव में काम कर चुके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को इस बात का अंदाजा अच्छे से है कि दरअसल पीके यानी कि प्रशांत किशोर किस तरीके की प्लानिंग के साथ अपनी पॉलिटिक्स आगे बढ़ाते हैं। यही वजह है कि प्रशांत किशोर के खिलाफ नीतीश और तेजस्वी यादव ने एक ही तरह की रणनीति अपनाई है। दरअसल प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर के जब तमाम नेता प्रतिक्रिया दे रहे थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सवाल को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इन सब बातों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के ऊपर बहुत कुछ बोलने से परहेज किया। हालांकि नीतीश कुमार से उनके व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं। जो खुद नीतीश कुमार भी इस बात को खुले तौर पर कबूल करते हैं कि प्रशांत किशोर से उनकी नज़दीकियां हैं। प्रशांत किशोर दिल्ली में नीतीश कुमार से मुलाकात भी करते रहे हैं, लेकिन बिहार में जब प्रशांत किशोर एक्टिव हुए तो नीतीश कुमार ने इस पर कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझा। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को लेकर के दो टूक जवाब दिया है कि वे प्रशांत किशोर का न्यूज़ देखते ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये सब खबरें उनके पास नहीं होती है। तेजस्वी यादव का ये जवाब बताता है कि दरअसल ये प्रशांत किशोर की प्लानिंग को इग्नोर करना चाहते हैं। अगर तेजस्वी प्रशांत किशोर की तैयारी को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते तो फिर पीके के लिए इस मोर्चे पर आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। जब तेजस्वी समझ रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर के ऊपर प्रतिक्रिया दी गई तो बैठे बिठाए उन्हें बिहार की राजनीति में चर्चा मिल जाएगी। यही वजह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फिलहाल प्रशांत किशोर को लेकर के एक ही तरीके की रणनीति अपना रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि रेलवे अपने यात्रियों के लिए समय समय पर घूमने के लिए कई सुविधाएं लेकर आता रहता है। अगर आप राम भक्त हैं और राम से जुड़ी धार्मिक स्थलों पर घूमना चाहते हैं तो फिर रेलवे आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है। इस ट्रेन का संचालन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है, यानी कि IRCTC के द्वारा किया जा रहा है। रेलवे ने इस ट्रेन के ट्रेवलिंग का पूरा रूट बताया है। साथ ही इसमें यात्रा के शुल्क की जानकारी भी दे दी गई है। यह देश की पहली ऐसी ट्रेन है जो दो देशों को जोड़ने का काम करेगी। ये भारत से चल करके हमारे पड़ोसी देश नेपाल श्री रामायण यात्रा ट्रेन भी जाएगी। यात्रियों को ट्रेन के जरिए सीता के जन्म स्थान जनकपुर जाने का मौका
मौका मिलेगा। आपको बता दें कि जनकपुर में विश्व प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर है। रेलवे ने भारत गौरव टूरिस्ट श्री रामायण यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि ये ट्रेन 8000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस सफर के दौरान ये ट्रेन भारत के 8 राज्यों को कवर करेगी। साथ ही ये भारत के साथ साथ नेपाल घूमने का भी मौका देगी। भारत के 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में घूमने का मौका मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में पानी का समस्या उत्पन्न हो गई है। जब पशुओं को पानी पिलाने के लिए सुदूर गांव में लगाए गए सोलर सिस्टम में से करीब 2 दर्जन चोरी हो गए हैं। इसकी जानकारी मिलने के बाद लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने 24 जिलों में जांच शुरू कर दी है। जहां पीएचईडी ने कार्यपालक अभियंता और पशु संसाधन विभाग ने जिला पशुपालन पदाधिकारी को जाँच का जिम्मा दिया है। पशुओं के लिए कैटल ट्रफ बनाने में करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आया था। सोलर सिस्टम के गायब या फिर चोरी हो जाने का पता तब चला जब पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान हाल ही में कैमूर और रोहतास जिले के दौरे पर गए थे। जहां उन्हें क्षेत्र भ्रमण के दौरान जानकारी दी गई थी कि केटल ट्रफ में पानी नहीं रहने से पशुओं को गर्मी से इस मौसम में दिक्कत हो रही है। उन्हें क्षेत्र भ्रमण के दौरान जानकारी दी गई थी कि केटल ट्रफ में पानी नहीं रहने से पशुओं को गर्मी के इस मौसम में दिक्कत हो रही है। इस पर जब उन्होंने तहकीकात की तो फिर पता चला है कि कुछ जगहों पर तो ये तकनीकी खराबी से काम नहीं कर रहा है, जबकि कुछ जगहों पर सोलर सिस्टम ही गायब है। इसके पहले पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने भी पीएचईडी को सूचना दी थी कि 18 जिलों में केटल ट्रफ में पानी नहीं है। अब पीएचईडी ने सभी संबंधित जिलों में सोलर सिस्टम चोरी करने वाले गिरोह की पहचान का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि वह 1 सप्ताह के भीतर सभी का निरीक्षण करें और रिपोर्ट जमा करें। पीएचईडी विभाग ने जिन जिलों को जांच का निर्देश दिया है उनमें है पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, नवादा, रोहतास, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सहरसा और सारण जिला शामिल है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।